नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एलपीएम यानी कि आपके लाइव स्टॉक मैनेजमेंट की हम बातें करने वाले हैं। और उसमें मुख्य रूप से क्योंकि आपके 3 क्लासेज जी ने पहले कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, आपके रिप्रोडक्शन तक की क्लासेज हो चुकी है। रिप्रोडक्शन के बाद में अगला जो आपका टॉपिक है वो रहने वाला है हाउसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कैटल एंड बफेलो, ठीक है। यानी कि जो हाउसिंग मैनेजमेंट है कि आवास का किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे, आवास को जब हम लगाएंगे, पहले रखने जो रहने की जगह है पशुओं के लिए, उसका सिलेक्शन किस प्रकार से करेंगे कि किस जगह शेड बनानी है, ठीक है। कहाँ पर जो है खुला रखना है, कहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी, कहाँ पर चारे की व्यवस्था होगी, ये सारी बातें हम पहले ही क्या कर चुके हैं, प्लान कर चुके हैं। तो उस चीज को समझेंगे पहले तो कि प्लानिंग कैसे की जाती है, जो साइट सिलेक्शन है वो किस प्रकार से किया जाता है, और उसके बाद में लास्ट में हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में बेसिकली हम क्या करते हैं, खुले में पशुओं को बांध देते हैं, ठीक है, बांध के रखते हैं उनको कि यहाँ पर जो है खुला है, जो मान लो किसी पेड़ के नीचे बांध दिया, ठीक है, या कोई हल्की फुल्की शेड बना दी उसके नीचे है। अधिकतर जो पशु है वो खुले में ही रहता है। लेकिन शहरों की जब बात करते हैं तो क्योंकि इतनी जमीन होती नहीं है लोगों के पास, तो वो क्या करते हैं, जो पशु है उसको बंद आवास में रखते हैं। बंद का मतलब होता है कि अधिकतर वहां पर छाया होती है, शेड बना रहता है और खुली जगह कम होती है, ठीक है। जो बंद जगह है वो ज्यादा है, खुली जगह पशुओं के लिए कम होती है। लेकिन जब हम गांवों की बात करते हैं, खुले आवास की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि खुला एरिया ज्यादा है, शेड वहां पर कम होते हैं, छाया कम होती है। तो इस प्रकार से दोनों चीजें देखने को मिलती है। हाँ, सभी को वही गुड आफ्टरनून, ठीक है, नरेंद्र जी गुड आफ्टरनून। तो ये बातें हम कर रहे हैं। अब देखो, हाउसिंग प्रिंसिपल में सबसे पहले हम कहते हैं साइट सिलेक्शन की बात करते हैं कि आप मान लो, आज ऐसे समझ लो कि आप पशु पालक हो, ठीक है, और आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले भाई आपको जो पशुपालक बन रहे हो तो पशु भी होंगे आपके पास, होंगे तो आप सबसे पहले उनको रखोगी कहाँ, तो उनकी हाउसिंग की हम बात कर रहे हैं। और उसमें भी सबसे पहले ये देख रहे हैं कि साइट का क्या करेंगे, यानी कि जगह कौन सी चूज करेंगे जहां पर उनको रखना है, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो होना जरूरी है जब भी आप साइट सिलेक्शन करते हो, ठीक है। तो वहां का जो आवास है वो आपके क्या होना चाहिए, थोड़ा सा खुला एरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भीड़ भड़ाके वाले इलाके में, शहरों में कहीं पे जो है पशु को रख रहे हो। पशु क्या होता है, आवाज से भी परेशान होता है, ये जो इधर उधर की आवाजें आती रहती है इनसे भी पशु क्या रहता है, परेशान रहता है। तो पहली बात तो जो एरिया होना चाहिए थोड़ा खुला होना चाहिए और शांति वाला एरिया होना चाहिए, इस प्रकार की जगह है। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि वहां पर पानी की उपलब्धता अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पशु पानी भी पिएगा, ठीक है, उसको नहलाने के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी और जो चीजें हैं उनके लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो पानी दूसरी हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि जब भी हम जो है साइट देखेंगे तो वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी हो, आसानी से पानी उपलब्ध हो जाए, ये दूसरी चीज है। इसके बाद में जो तीसरी चीज रहने वाली है, ठीक है, वो है कि आसानी से लेबर अवेलेबल हो जाए, क्योंकि सारा काम आप तो नहीं करोगे, आप तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, तो आप तो फार्म लगाओगे और मालिक बन जाओगे। काम किससे करवाओगे, लेबर से करवाओगे, क्योंकि इतना बड़ा फार्म बना रहे हो तो उसमें जो है कुछ ना कुछ लोग तो रखोगे ना, अकेला सारा काम थोड़ी कर लोगे, बहुत काम होता है पशुओं के भी। तो वो काम पूरा करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो लेबर आसानी से अवेलेबल हो जाए, ये आपकी क्या होनी चाहिए, अगली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि लेबर यहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाए। इसके बाद में आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि और क्या, तो बिजली की रिक्वायरमेंट, बिजली भी जरूरी है पशुओं के लिए, ठीक है। सर बिजली किस में चाहिए होगी, पशुओं को कौन सी एसी में रखना है, एसी में तो नहीं रखोगे, लेकिन फिर भी वहां पर थोड़ा बहुत उजाला भी होना चाहिए, रात का टाइम है, पशु इधर उधर भग जाएंगे कहीं पे, ठीक है, तो उसके लिए उजाला होना जरूरी है रात को, ठीक है। इसके अलावा जब आप मुर्गियों की बात करते हो तो मुर्गियों को तो वैसे भी आपको क्या करना पड़ता है, जो सर्दियों का टाइम होता है उसमें हीट देनी होती है, गर्मी देनी होती है, तो उसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कई चीजों में लाइट जो है जाती है, पानी को मान लो होद से निकालने में या किसी भी प्रकार से जो है लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक एसेंशियल चीज है। इसके बाद में जब आप साइट सिलेक्शन करते हो तो वहां पर आसपास में क्या होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए। भाई जब दूध निकालोगे तो उसको बेच के भी तो आओगे, तो आसपास में क्या होना चाहिए, एक अच्छा मार्केट होना जरूरी है, ठीक है।
आप मान लो दूध नहीं बेचते हो, पनीर बनाते हो, पनीर बेचने जाओगे, उसके लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये चीजें होना जरूरी है। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि पशुओं के लिए जरूरी है। भाई जगह या खुला स्थान हो गया, उसके बाद में पानी की, लेबर की, बिजली की, बाजार की, और साथ में हम कह सकते हैं कि जो उनका चारा है वो भी आसानी से अवेलेबल हो जाए, ऐसी जगह आपकी होनी चाहिए। इसी को हम साइट सिलेक्शन कहेंगे। बेसिक बातें हैं जो हम आसपास में देखते हैं, वही बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी सरिता जी नमस्ते। तो ये बातें साइट सिलेक्शन में आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। एक बार देख लो इनको, वैसे बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको जो है साइट सिलेक्शन पूछ लिया जाए कि जब भी आप जो है स्थान का चुनाव करते हो, यदि हम हिंदी में कहें तो स्थान का चुनाव करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखोगे, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में चलते हैं। अब देखो पशु जो गाय होती है, भैंस होती है, उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पशु होते हैं। जैसे बछड़ा होता है तो बछड़े के रहने की जगह अलग होती है, ठीक है। गाय जो है उसमें भी हम ये कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसको हम थोड़े टाइम के लिए अलग रखते हैं, ठीक है। अदर जो पशु है उनसे अलग रखते हैं, जो नर है उसको अलग रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सूखी गाय या भैंस है, सूखी गाय तो हो गया जो दूध नहीं दे रही है, तो उसके लिए जगह हम अलग रखते हैं, ठीक है। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो स्थान में जब भी हम बात करते हैं आवास की, तो आवास इन सब का क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इसके अलावा एक आइसोलेशन रूम होना चाहिए। आइसोलेशन रूम का मतलब हुआ कि जब मान लो पशु बीमार हो जाता है तो उसको सभी पशुओं के साथ में नहीं रख सकते, नहीं तो वो बीमारी फैला देगा सबके, इसलिए उसको आइसोलेशन रूम में अलग से रखा जाता है, वहां पर उसका ट्रीटमेंट उपचार होता है। तो उसके लिए एक अलग से आइसोलेशन रूम भी रखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि आपके आवास में होनी चाहिए। इसके अलावा हम कहते हैं जब दूध निकाल लिया जाएगा तो उस दूध को रखने की एक जगह होनी चाहिए, ठीक है। वहां पर आप मान लो दूध की पैकेजिंग करते हो या दूध को जो है थोड़ा पाश्चराइज करते हो, कोई भी क्रिया करते हो, तो उसके लिए जगह होनी चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है। और आवास में ही आपको चारे के लिए, जो पशुओं का आहार है उसके लिए, उसको रखने के लिए भी एक क्या होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सभी प्रकार की जितनी भी चीजें हैं वो आप बारी बारी से हम देखते चलेंगे कि जो गाय है उसके लिए कितना एरिया रिक्वायरमेंट होती है, साथ में हम कहते हैं कि जो बछड़ा है उसके लिए कितना एरिया जरूरी है। तो इन सब की हम बातें करने वाले हैं। बेसिक बातें हैं, बिल्कुल इजी वे में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो टॉपिक है वो रहने वाला है हाउसिंग मैनेजमेंट ऑफ कैटल एंड बफेलो। अभी कैटल और बफेलो की बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पोल्ट्री की भी बात करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है पोल्ट्री फार्मिंग भी दे रखी है, यानी कि मुर्गियों के आवास की भी हम बात करेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो साइट सिलेक्शन की बात करें तो वही बात कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आराम के लिए, प्रतिकूल मौसम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो है एक अच्छा आवास बनाना चाहिए। किसके लिए, पशुओं के लिए। सबसे पहले हम ये कहते हैं वहां की मिट्टी। अब मिट्टी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हालांकि मिट्टी में कुछ खास बातें नहीं है, फिर भी हम ये कहते हैं कि मिट्टी मजबूत नींव के लिए उपयुक्त होनी चाहिए, यानी कि जो आवास आप बना रहे हो उसमें जो नींव लगाओगे उसके लिए क्या होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोमट बजरी युक्त मिट्टी भवन निर्माण के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जिस प्रकार हम ये कहते हैं ना कि खेती के लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, तो उसी प्रकार आपके यहाँ पर भी भवन निर्माण के लिए भी ये मिट्टी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। जो दलदली है, चिकनी मिट्टी है, रेतीली है, ये थोड़ी सी अनुपयुक्त है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में भूमि की उपलब्धता, यानी कि आपके पास जो है जमीन होनी चाहिए। अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जब फार्म लगाओगे तो सबसे पहले जरूरी है कि जमीन होनी चाहिए, क्योंकि पशुओं को रखोगे कहाँ पे, उनका जो चारा है, पानी है, या अदर जितनी भी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो कहाँ पे रखोगे, उसके लिए जगह होना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, जो पहली उपलब्धता है, पहली आवश्यकता है वो है भूमि की, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि भवन के निर्माण के लिए, भविष्य में फार्म के विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए, क्योंकि हम ये भी लेके चलते हैं कि आज तो हमारा मान लो फार्म छोटा है, लेकिन जब आप थोड़े बड़े आदमी बन जाओगे, पैसे आपके पास आ जाएंगे, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को बढ़ाओगे, और बढ़ाने के लिए आपको और जमीन की रिक्वायरमेंट होगी, भूमि की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए आप प्रसार कर सको, फैला सको अपने बिजनेस को, उसके लिए पहले ही आपको जमीन रखनी है, ठीक है। भूमि रखनी है, बाद में नहीं मिलेगी, इसलिए पहले इसकी आपको जो है ध्यान रखना है। 200 गायों के लिए कम से कम 2 से लेकर 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। 2 गाय के लिए 1 एकड़ भूमि चारे के उत्पादन हेतु आवश्यक होती है, यानी कि चारा भी उत्पादन करना है तो उसके लिए भी भूमि होना जरूरी है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
इसके बाद में जल निकासी होनी चाहिए, क्योंकि पानी क्या कर सकता है, आपके पशुओं को बीमार कर सकता है। वहां पर पशु, क्योंकि गाय ये कीचड़ को पसंद नहीं करती है। भैंस तो हम कह सकते हैं कि भैंस तो कीचड़ में लेट जाती है, वो तो इतनी परेशान नहीं होती है, लेकिन गाय जो है कीचड़ से परेशान होती है, तो वो नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी की निकासी अच्छे से हो जाए। उसके बाद में जल की उपलब्धता, क्योंकि पशुओं की सफाई भी करनी होती है, चारा उत्पादन भी करना होता है, दूध और जो जितने भी उप उत्पाद है उनकी प्रोसेसिंग भी करनी होती है, इनके लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो पानी होना जरूरी है। बिजली होना जरूरी है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। हवा और सोलर रेडिएशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम हवा, यानी कि जो गर्म तेज हवाएं चलती है गर्मियों के टाइम पे, तो उससे सुरक्षा मिल सके, इसके लिए दीवार या कोई भी एक जो है हम कहते हैं फिजिकल एक बैरियर होना चाहिए, जिससे कि गर्म हवाएं या जो लू हम कहते हैं या सर्द हवाएं जो होती है उनसे बचाया जा सके पशुओं को, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ, आगे हम बात करते हैं अलग जो डिस्टरबेंस है, ध्वनि हो गया, जो अलग चीजें हैं उनसे भी डिस्टर्ब होने से हमें पशुओं को बचाना है, ऐसी चीजें देखनी है। मार्केट की अवेलेबिलिटी, यानी कि पास में ही क्या होना चाहिए, एक अच्छा मार्केट होना चाहिए, ठीक है। मार्केट का कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी पॉपुलेशन वाला एक इलाका होना चाहिए, कोई भी एक शहर होना चाहिए जिसमें हम अपने उत्पाद बेच सके, ठीक है, वो जो है आसपास में ही होना चाहिए। परिवहन की फैसिलिटी, यानी कि वहां पर आपके भवन तक जो है सड़क आती हुई या रास्ता आता हुआ रहना चाहिए, नहीं तो फिर चीजों को लेकर कैसे जाओगे, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद में आ जाता है जो आपके विभिन्न प्रकार की इकाइयां हैं। इकाइयों से मेरा संबंध है कि विभिन्न प्रकार के पशुधन इकाइयां, जैसे कि डेयरी, सुअर पालन, भेड़ बकरी पालन के लिए विभिन्न भवन डिजाइन की आवश्यकता होती है, इसलिए डिजाइन को विशेष इकाई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। अलग अलग प्रकार के पशुओं के लिए हम अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, भवनों का निर्माण करते हैं, अलग अलग बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो वो चीज है। इसके बाद में आ जाता है डिजाइनिंग फॉर यूनिट, इकाई के लिए डिजाइन, यानी कि कार्यशील इकाई के लिए आवास का डिजाइन करना वांछनीय होता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, संरचनात्मक रूप हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, छत का आकार, ये बेसिक चीजें हैं कि छत कैसी होनी चाहिए, जो आपका हम कहते हैं वॉल दीवार कैसी होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। लेकिन इसमें साइट सिलेक्शन में आप वो 5-6 चीजें ध्यान रखोगे कि लाइट की रिक्वायरमेंट, इसके अलावा लेबर हो गया, पानी हो गया, जो आपकी भूमि है वो हो गई, ये चीजें होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। बाकी इनके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में लेंथ ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की जो लंबाई है वो कितनी रखनी है, ये पशुओं के हिसाब से हम रखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब जो बेसिक बातें हैं उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हाउसिंग है, हाउस किस प्रकार से तैयार किया जाता है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती है, उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक था वो हमने साइट सिलेक्शन की बात की है। जब हम स्थान चुनेंगे तो स्थान चुनते समय बेसिक चीजें देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर पानी है या नहीं है, यहाँ पर लाइट है या नहीं है, लेबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बाजार कितनी दूर है, ठीक है, इसके अलावा जगह कितनी है हमारे पास, ये सारी चीजें हम बेसिक रिक्वायरमेंट के तौर पर देख लेंगे। उसके बाद में हम वहां पर बिल्डिंग बनाएंगे। अब बिल्डिंग बनाते समय क्या क्या ध्यान रखेंगे, यानी कि बिल्डिंग को हम कहते हैं शेड, सही शब्द होता है, ठीक है, शेड का यूज करते हैं हम जब भी गाय और भैंस के लिए, क्योंकि इनको छाया चाहिए, तो इनके घर को हम शेड के तौर पे कहते हैं, भैया इनका जो घर है वो क्या है, शेड है। तो उसको बनाते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। भारत में डेयरी पशु के आश्रय डिजाइन में बहुत ही विविधता पाई जाती है, यानी कि आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत खुद जलवायु में क्या है, एक विविधता वाला देश है। जब हम राजस्थान की बात करते हैं, आप सूखी जलवायु है, तो यहाँ के जो आवास सिस्टम होंगे वो अलग होंगे। जब हम बारिश वाले इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर जो आवास बनेंगे वो अलग प्रकार के पशुओं के लिए बनेंगे। तो अलग अलग प्रकार की विविधता देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन उसमें भी विशेष रूप से 2 प्रकार के जो घर है, यानी कि शेड है, वो देखने को मिलते हैं। एक लूज हाउस सिस्टम और एक जो कन्वेक्शन है, यानी कि पारंपरिक तौर पे बनाए जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। अब ये लूज क्या होता है और जो पारंपरिक है वो क्या होते हैं, उनकी हम बात करेंगे सबसे पहले। अब देखो, लूज की बात करते हैं। लूज का अर्थ हो गया कि ये थोड़ा सा खुला होगा, यानी कि खुले एरिया में बना रहेगा, जैसे गांव में दिखाई देता है ना, गांव वाला जो एरिया होता है उसको हमें, उस आवास को हम क्या कह सकते हैं, लूज सिस्टम के तौर पे रख सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये ऐसी आवास प्रणाली है जिसमें पशुओं पूरे दिन रात खुले बाड़े में रहता है, ठीक है, दिन और रात कहाँ रहता है, खुले बाड़े में रहता है। केवल दूध दोहने व उपचार के समय ही उन्हें बांधा जाता है। मान लो एक एरिया है,
उसमें पूरा खुला, चारों ओर से खुला है, एक थोड़ा सा शेड बना रखा है, छाया बना रखी है, उसमें भी बांधने की कोई व्यवस्था नहीं है, खुद पशु क्या करता है, चारों ओर घूमता रहता है। तो इस प्रकार का जो आवास सिस्टम है वो आपने गाँव में देखा भी होगा। जनरली जो हमारे गाँव होते हैं वहां पर ऐसा ही होता है। हालांकि हम खुले में भी पशुओं को बांध के रखते हैं, क्योंकि हमारे पशु थोड़े से क्या होते हैं, इस प्रकार के होते हैं कि वो झगड़ने लग जाते हैं, तो उनको झगड़ने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पशुओं को बांध के रखते हैं। लेकिन जब बड़े फार्म की बात करते हैं तो पशु खुले रहते हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में वो जो है एक दूसरे से जो है हम कहते हैं भाई दोस्ती कर लेते हैं, और उसके बाद में वो लड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए होती है लड़ाइयाँ, फिर जो है अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, यानी कि खाने पीने में, इनमें घूमने में। ये तो वो खुले आवास वाला सिस्टम, गायों का आपने गौशाला देखी होगी, गौशाला में अधिकतर गायें खुली ही रहती है, तो वो वाला सिस्टम है। ठीक है, इस प्रणाली में आश्रय खुले बाड़े में एक तरफ प्रदान किया जाता है, जहां पशु अत्यधिक गर्मी, ठंड, वर्षा के दौरान विश्राम कर सकता है। यानी कि एक साइड में क्या कर देते हैं, छाया बना देते हैं, शेड बना देते हैं, वहां पर पशु जब गर्मी लगेगी तो वहां पर आकर खड़ा हो जाएगा, सर्दी लगेगी तो वहां पर आ जाएगा, या मान लो और कोई चीज है उसकी परेशानी हो रही है तो वहां पर आकर बैठ जाता है, आराम कर लेता है, बाकी टाइम वो घूमता रहता है। ठीक है, सामान्य चारा प्रबंधक जो मेजर होती है, जो आपकी हम कहते हैं नांद होती है, और पानी की टंकी प्रदान की जाती है। सकेंद्रीय आहार केवल दूध दोहने वाले पशुओं को दिया जाता है, और एक अलग दुग्धशाला या जो आपके पार्लर है वो होता है, यानी कि दुग्ध निकालने के लिए एक अलग जगह होती है। क्योंकि ऐसे तो क्या होगा, कोई भी जब आप ऐसे ही दूध निकालने लग जाओगे तो दूसरी गाय या दूसरे पशु उनको डिस्टर्ब करेंगे, तो दूध निकालने के लिए जगह अलग होती है, बाकी काम के लिए वहीं पे जो खाने पीने की चीजें हैं वो वहीं पे होती रहती है, खुले में। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद में खुले बाड़े को आधी दीवार, उचित ऊंचाई की सादी तार की बाड़ से घेरा जा सकता है, यानी कि या तो दीवार बना देंगे या फिर तारों का एक जो घेर है वो हम बना सकते हैं। लाभ क्या है इस प्रकार के सिस्टम के, तो इस प्रकार के सिस्टम के लाभ देखने को मिलते हैं। निर्माण की लागत कम होती है। भाई लागत क्या आएगी, वैसे कि एक छोटा सा शेड बना रखा है और चारों ओर जो है दीवार बना रखी है, बस यही तो है, तो इसमें लागत ज्यादा नहीं आती है। दूसरी बात, भविष्य में विस्तार की संभावना होती है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में इसको बढ़ा भी सकते हैं। दूसरी बात, पशु स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, पर्याप्त उनको व्यायाम मिलता है, इधर उधर घूमकर अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, इधर उधर क्या करते हैं, घूमकर जो है एक्सरसाइज हो जाती है उनकी, और बेसिकली क्या होते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, पशु स्वस्थ रहते हैं, सामान्य रूप से भोजन और पानी की व्यवस्था संभव होती है, स्वच्छ दूध उत्पादन संभव है, क्योंकि दूध दोहने की प्रक्रिया अलग दुग्धशाला में होती है। ठीक है, इसके साथ में ही गायों में गर्मी जो ओस्ट्रस पीरियड होता है का पता लगाना आसान होता है। ठीक है, और मानक से 10 से 15% अधिक पशुओं को थोड़े समय के लिए रखा जा सकता है, यदि हमें थोड़ा एडजस्ट करना हो। मान लो हमारा जो शेड है वो 100 पशुओं का है, ठीक है, हमारी जो जगह है वो, और आपको कुछ टाइम के लिए 10-12 पशु ज्यादा रखने हैं, तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि खुला आवास है, एरिया ज्यादा है, तो इसमें वो पशु रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फायदे हैं इसके। इसके बाद में आ जाता है डिसएडवांटेज क्या है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं, यानी कि नुकसान भी है। जब हम हिमालय क्षेत्र या भारी वर्षा वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ठीक है, वहां पर इस्तेमाल नहीं होता है पहाड़ी इलाकों में। इस प्रणाली में अधिक फर्श स्थान की आवश्यकता होती है, एरिया ज्यादा रिक्वायर होता है। ठीक है, चारा खाने को लेकर पशुओं को प्रतिस्पर्धा होती है, भाई पशुओं में लड़ाई भी तो होती रहती है ना। भाई चारा जब डाला जाएगा उस टाइम पे पशु क्या होते हैं, भगदड़ मचा देते हैं, इधर उधर भागते हैं। ठीक है, वो ढूंढते हैं भाई अच्छा चारा कहाँ पर मिलेगा, और इधर घूमते हुए क्या करते हैं, कभी कभी 2 पशु आपस में लड़ने भी लग जाते हैं कि ये मेरी जगह है, मैं खाऊंगा यहाँ तो। ठीक है, तो इस प्रकार से उनमें लड़ाइयाँ भी हो जाती है, ये कमी है। इसके अलावा प्रत्येक पशु व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन होता है, एक एक पशु को नहीं देख सकते, क्योंकि कौन सा पशु कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता है। भाई 100 गायें बंधी हुई है, तो 100 में आप किसी को टैग थोड़ी करोगे, भाई किसी को ऐसे थोड़ी है, भाई मान लो इसको आपको सुबह से शाम तक देखना है कि क्या दिनचर्या है इसकी, तो वो इधर उधर घूमती रहती है, तो उसका पता ही नहीं चलता है कि कहाँ चली गई। तो इस प्रकार से एक पशु का ध्यान रखना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। इसके बाद में दूध निकालने के लिए एक अलग दुग्धशाला की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये अतिरिक्त खर्च के रूप में है। ये बातें हो गई। इसके बाद में बात कर लेते हैं पारंपरिक की। ठीक है, पारंपरिक का अर्थ हो गया कि इसमें आपको है ना जो खुला एरिया है वो कम मिलेगा। ठीक है,
क्या रहेगा, बंद एरिया ज्यादा रहेगा, यानी कि पशुओं को एक जगह फिक्स जगह बांध दिया जाएगा और उनकी वहां पर ही छाया की व्यवस्था होगी, वहां पर पानी की व्यवस्था होगी, वहीं पे उनको चारा दिया जाएगा और वहीं पे उनका दूध दो लिया जाएगा, सारी चीजें वहीं पे होगी। ठीक है, तो पशु एक जगह ही रहता है, बस कुछ टाइम के लिए उसको खुला छोड़ा जाता है व्यायाम के लिए, ऐसी चीजों के लिए। ठीक है, तो वही चीज है। यहाँ पर देखो, इस आवास प्रणाली में पशुओं को एक प्लेटफॉर्म पर एक स्थान पर रखा जाता है, उनकी गर्दन को स्टेचियन, ठीक है, आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि एक तरह की जो हमारे जनरल भाषा में हम कहे तो साकल होती है, या जो हम बोल देते हैं कि एक तरह से जो है बांधने का होता है वो, ठीक है, सिंपल कहे तो बांधने की जो रस्सी होती है उसके द्वारा बांधकर उसको एक जगह रखा जाता है। तो स्टेचियन गर्दन की जंजीर से सुरक्षित किया जाता है। पशुओं को एक ही खलियान में चारा खिलाया जाता है, वहीं पर दूध निकाला जाता है। ये खलियान पूरी तरह से छत से ढके रहते हैं। दीवारें खिड़कियों का उपयुक्त स्थान पर स्थित वेंटिलेशन के साथ बंद होती है, और ताकि अधिक वेंटिलेशन और रोशनी मिल सके, भाई खिड़कियां रखी जाती है ताकि पशु परेशान ना हो, उसको जितनी हवा चाहिए उतनी मिलती रहे। ममता जी, क्लास यही टाइम होता है लगभग 3 बजे, 3 बजे के बाद में हम रोज क्लास करते हैं। ठीक है, जो 3 बजे रोज स्टार्ट कर लिया करते थे, आज थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन 3 बजे का टाइम होता है। ठीक है, 3 बजे आप ध्यान रख लिया करो, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। चलो, इसके बाद में बात करते हैं, ये प्रणाली शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट इलाके हैं। टेम्परेट का अर्थ हो गया जहां पर सर्दी वाले इलाके हैं, सर्दियां ज्यादा पड़ती है वहां पर, और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह प्रणाली थोड़े से संशोधन के साथ अपनाई जा सकती है। जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाता है, उसके साथ आप अपना सकते हैं। चलो, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या है इस मेथड के। तो यहाँ पर फायदे कैसे देखने को मिलेंगे, पशु और देखभाल करने वाले व्यक्ति कठोर मौसम से कम प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी कि मौसम का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पशुओं को साफ सुथरा रखा जा सकता है, रोगों पर नियंत्रण संभव है, प्रत्येक पशु की व्यक्तिगत देखभाल की जा सकती है, अलग दूध दोहने के खलिहान की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि आपको जो दूध को अलग से ले जाकर, पशु को अलग से ले जाकर दूध दोहने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली वहीं पे क्या हो जाता है, दूध दोहना हो जाता है। तो ये जो बड़े फार्म होते हैं ना, वो बेसिकली इसी मेथड को अपनाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जहाँ पर जो है बड़े बड़े फार्म होते हैं और उनकी सही तरीके से व्यवस्था की जाती है, तो वहां पर यही सिस्टम होता है। ठीक है, पशु एक जगह ही रहता है, वहीं पे उसका जो है चारा, वहीं पे उसको पानी, और वहीं पे उसका दूध दो लिया जाता है, सारा सिस्टम वहीं पे है। और उससे क्या होता है, एक तो पशु का ध्यान रहता है कि उसमें क्या है भाई, हम फिक्स कर देते हैं कि 1 नंबर का पशु, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, तो उनकी हम जो है टैग लगा दिया हमने। फिर हमें ये पता रहता है कि इस पशु को लगभग इतना चारा देना है, ये इतना दूध दे रहा है, इसके कल बीमारी थी तो आज इसको दवा देनी है। इस प्रकार से प्रत्येक पशु का हमें ध्यान रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। बात करें हानियों की, तो हानि एक तो देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना बड़ी चीजें बनाएंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे तो उसमें पैसे ज्यादा लगेंगे, इसलिए आपकी लागत क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। भविष्य में विस्तार करना कठिन होता है और गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए ये उपयुक्त नहीं है। तभी तो राजस्थान में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि गर्म इलाके के लिए ये उपयुक्त नहीं है। भाई यदि हम पशुओं को इतने पास पास में रखेंगे और ऐसी इस प्रकार से पशु रखेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से, क्योंकि एक तो पशु क्या कर रहे हैं, खुद श्वास ले रहे हैं तो CO2 गैस निकाल रहे हैं, साथ में क्या होता है, जो शेड होता है वो भी थोड़ा गर्म रहता है, तो ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से पशु सहन नहीं कर पाता है। और बेसिकली हमारे राजस्थान में ऐसा ही होता है। ठीक है, कि पशु अभी गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो 2 या 3 पशु हैं तो उनको भी अलग से पंखा चलाना पड़ेगा या कूलर उनके चलाना पड़ेगा, तब जाकर उनको गर्मी सहन होती है, बाकी वो गर्मी सहन कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा पशु होंगे तो ज्यादा गर्मी होगी, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। तो हमारे बेसिकली कम इस्तेमाल की जाती है इस वाली जो टेक्निक है, वो हम खुले वाला जो सिस्टम है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं अलग अलग प्रकार की जो बिल्डिंग्स पाई जाती है डेयरी फार्म पर, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, वो तो एक बेसिक यूनिट हो गई जहां पर पशुओं को हम रखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी पशुओं में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे दूध दोहने की अलग जगह होती है, जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, दवा देते हैं, उसकी अलग जगह होती है, जो छोटे बछड़े होते हैं उनकी अलग जगह होती है, नर की अलग जगह होती है। इस प्रकार से सबकी अलग अलग व्यवस्था होती है, उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करें तो सबसे पहले डेयरी जो गाय है उसके भवन की हम बात कर लेते हैं। डेयरी पशु शेड में निम्नलिखित भाग होने चाहिए आपके। एक भाग तो ये होता है कि वहां पर जो खिलाने का मार्ग है, भाई मान लो यहाँ से यहाँ पर पशु है,
और यहाँ पर पशु है, तो उनके या तो पीछे की साइड जगह होती है या सामने की साइड जगह होती है, ताकि वहां पर उनको चारा डाला जा सके आराम से। तो आने जाने की जगह हो गई मेंजर। मेंजर इसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं जो नांद बोलते हैं, या और जनरल भाषा में कहे तो ठाण बोल देते हैं, ठीक है। जो राजस्थानी में बात करें हम तो इसको ठाण बोलते हैं, जहां पर चारा डाला जाता है, ठीक है। बेसिकली आप सब समझ गए होंगे, वो मेजर हो गई। इसके साथ में ही जो शेडिंग स्पेस है, खड़े होने की जगह, जहां पर पशु मान लो फ्री टाइम में खड़ा है, छाया वाला स्थान। इसके अलावा गटर और ड्रेनेज चैनल, जो उनका मूत्र है या उनका जो गोबर है उसको निकालने के लिए जगह होनी चाहिए, ये बड़े बड़े फार्म पर होती है ये व्यवस्था। और मिल्किंग, दूध दोहने की जगह या दूध दोहने का जो मार्ग है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें किसी भी पशु भवन में होनी चाहिए, ठीक है। मेन बिल्डिंग यूनिट्स की बात करें तो बिल्डिंग यूनिट्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो दूध दोहने की जगह, ठीक है। एक आपके देखने को मिलेगी जो काविंग पेन है उसकी, हम जब बच्चा देते समय यानी कि कोई भी प्रेग्नेंट गाय है तो उसके लिए अलग से, जिस टाइम पे मान लो उसका जो है प्रसव क्रिया होगी, ठीक है, प्रसव क्रिया होगी, उस टाइम के लिए अलग से क्या रखी जाती है, जगह रखी जाती है। इसके बाद में आ जाता है बछड़ों को रखने की जगह, युवा पशुओं को रखने की जगह, सूखे पशु, सूखे पशुओं का अर्थ हो गया जो दूध नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ड्राई एनिमल की बात है, गाय या भैंस जो कि दूध अभी नहीं दे रही है, उस टाइम के लिए उनको अलग रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में बुल शेड हो गया, बुल शेड का मतलब हो गया सांड का जो घर है वो हो गया। आइसोलेशन शेड, ये जो है हम कहते हैं कि जिस टाइम पे पशु बीमार होता है उस टाइम पे इलाज करने के लिए ये रखते हैं। और लास्ट आ जाता है आपके क्वारंटाइन शेड, यदि पशु को हमें कुछ टाइम के लिए अलग रखना है तो वो जगह होती है। क्वारंटाइन हम पेड़ पौधों में भी करते हैं, हम कहते हैं भाई रिसर्च चल रही होती है या बाहर से कोई पेड़ लेकर आते हैं तो उसको क्वारंटाइन करते हैं। इसी प्रकार आपने सुना होगा कोरोना के टाइम पे जब बाहर से लोग आ रहे थे विदेश से, तो उनको कुछ टाइम के लिए अलग रखा जाता था, 15-20 दिन के लिए, तो वो क्वारंटाइन हो गया। उसी प्रकार पशु को भी क्या किया जाता है, अलग रखा जाता है, तो वो क्वारंटाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो सहायक जो भवन है उनमें एक तो स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम में जितनी भी चीजें पशुओं के लिए जरूरी है वो रखी जाती है, ठीक है। मान लो उनसे संबंधित जितने भी सामान है वो सारे हम स्टोर रूम में, जैसे घर का स्टोर रूम होता है उसी प्रकार पशुओं के लिए भी एक स्टोर रूम होता है। यहाँ पर देखो मिल्क कक्ष, यानी कि हम कह सकते हैं दूध देने वाली जो जगह है उसकी बात हो गई, और घास और भूसे का शेड, इसके साथ में ही चारा रखने की जो जगह है वो एक जगह हो गई, ठीक है। इस प्रकार से 3 जो है सहायक इकाइयों के रूप में भी होता है। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो डेयरी गाय के जो भवन है उनके अलग अलग, क्योंकि भवन हमने 2 प्रकार के पढ़े, ठीक है। एक तो हमने कहा था कि खुला आवास हो गया, जो आवास सिस्टम है वो 2 प्रकार के थे, एक तो खुला कर दिया हमने, और दूसरा है पारंपरिक जिसको हम कन्वेंशनल कह रहे थे वो हो गया, ठीक है। उन दोनों में हमने अंतर पढ़ लिया। अब देखो ये जो बड़े फार्म होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली आपको एक तो सिंगल रो सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि पशुओं को जब हम बांध के रखते हैं, बड़े वाले फार्म पे बांध के रखते हैं, तो पशुओं को मान लो यहाँ पर इनकी नांद बना दी, नांद का अर्थ हो गया उसमें चारा डालने वाली जगह, और यहाँ पर हमने पशु क्या कर दिए, खड़े कर दिए, ठीक है। तो ये सिंगल रो सिस्टम हो गया, इसमें यहाँ से हम घूमते हुए चारा डालते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और मान लो हमें गोबर कुछ उठाना हो तो इधर से हम पीछे की साइड से गोबर उठा लेंगे, तो दोनों तरफ क्या होती है, जगह होती है, सिंगल रो में पशुओं को बांध दिया जाता है। लेकिन जब कम पशु हो तब ये उपयुक्त होती है, ठीक है। लगभग हम कहते हैं 12 से लेकर 16 पशुओं के लिए हम क्या मान के चलते हैं, इसको सही मान के चलते हैं। दूसरी तरफ जो डबल रो सिस्टम है, डबल रो सिस्टम में हम कहते हैं इसी को थोड़ा सा एडवांस कर दिया जाता है। ये एक सिस्टम तो है, साथ में क्या कर देते हैं, इसी प्रकार का एक और हम क्या कर देते हैं, एक और रो तैयार करते हैं। इसमें हम इधर तो ये आपके चारे वाली जगह आ गई, नाद आ गया, और इधर हम पशुओं को क्या कर दिया, हमने खड़ा कर दिया। अब इसमें देखो 2 चीजें हैं, जो डबल रो सिस्टम है ना, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हम कहते हैं टेल टू टेल, टेल का अर्थ होता है पूंछ, यानी कि पूंछ वाले भाग से खड़े करना। तो पशु इधर मुंह है इसका और इसका इधर मुंह है, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, टेल टू टेल हो गए। एक होता है माउथ टू माउथ, यानी कि मुंह से मुंह वाली विधि, इसमें हम ये कहते हैं कि यहाँ पर भी हम पशु खड़े करते हैं, इसका मतलब इस तरफ भी पशु देख रहा है और इस तरफ भी, तो ये माउथ टू माउथ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से तो टेल टू टेल और माउथ टू माउथ ये दोनों किसमें होते हैं, आपके डबल रो सिस्टम में होते हैं। दोहरी पंक्ति हम जिसमें रखते हैं उसमें ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है जो किसमें देखने को मिलती है, आपके थोड़ा सा जब हम एडवांस जो आपके भवन बनाते हैं उसमें, या बड़े फार्म होते हैं वहां पर ये देखने को मिलते हैं।
जो पारंपरिक हम पढ़ के आए हैं दूसरा प्रकार पारंपरिक, उसमें भी ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो इसमें हम ये कहते हैं डबल रो वाले में 16 से अधिक पशु जो डबल रो सिस्टम में उपयुक्त माने जाते हैं। 50 पशुओं तक को एक ही शेड में रखा जा सकता है। दो शेड के बीच में दूरी 30 फीट की या इमारत की ऊंचाई को 2 गुने से अधिक रखा जाता है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं टेल टू टेल की, या इसी को हम कह देते हैं फेस आउट मेथड, यानी कि मुंह दूसरी तरफ है उनका, फेस आउट का अर्थ हो गया दूसरी तरफ। अब देखो पशुओं की सफाई और दूध दोना यहाँ पर आसान होता है। दूध दोने की को निगरानी सरल है। रोगों के लिए पशु को एक दूसरे पर फेंकने की संभावना कम होती है। ठीक है, रोगों के एक पशु से दूसरे पशु में फेंकने की जो रोग है उसको पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसमें कंटामिनेशन कम होगा। एक पशु इस तरफ देख रहा है, एक पशु इस तरफ देख रहा है, इसका मतलब यदि इसमें रोग है तो ये इधर ही चला जाएगा, रोग कारक इसमें नहीं आएगा। लेकिन जब पशु इधर देखता है और इधर भी देखता है तो इन दोनों में यदि ये कंटामिनेटेड हो जाती है, इसमें रोग हो जाता है तो इसमें भी पहुंच जाएगा। इसका मतलब इसमें रोग कम पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है रोग ज्यादा आते हैं, एक दूसरे पशु में ज्यादा फैलते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि टेल टू टेल वाली विधि ज्यादा अच्छी मानी जाती है बजाय किसके, हेड टू हेड के। ठीक है, तो पशुओं को बाहर से अधिक ताजी हवा मिलती है, ये फायदे हैं इसके। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसमें रोगों का संचार ज्यादा होता है। क्या होता है, रोगों का संचार ज्यादा होता है, यह चीज ध्यान रखना। दूध दोने की निगरानी कठिन है, रोगों को फैलने की संभावना भी यहाँ पर क्या होती है, ज्यादा होती है। कौन से वाले सिस्टम में, आपका जो फेस टू फेस सिस्टम है उसमें। ठीक है, बात समझ में आई क्या? इसको एक बार थोड़ा सा मैं और समझा देता हूं आपको। देखो यहाँ पर देखो, हम कह रहे हैं कि जब भी हम आवाज के सिस्टम की बात करेंगे तो इनको दो भागों में बांट देंगे। एक तो क्या हो जाएगा आपका लूज आवाज सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं, इसी को हम खुला बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरे को हम क्लोज बोल सकते हैं, या तो इसको क्लोज बोल सकते हैं या इसी को हम कन्वेक्शन बोल सकते हैं, कन्वेक्शनल। ठीक है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पारंपरिक। अब देखो जब इसकी बात करते हैं तो इसका तो एक ही प्रकार है, खुले का मतलब खुला ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको हम दो भागों में और बांट देते हैं, एक पंक्ति वाला, ठीक है, और दोहरी पंक्ति, यानी कि डबल रो और सिंगल रो सिस्टम हो गया। सिंगल रो में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक ही जो रो है वो होती है, लेकिन दोहरी को अगेन हम दो भागों में बांट लेते हैं, फेस टू फेस, फेस टू फेस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माउथ, जो आपके ये फेस टू फेस को हमने बोल दिया मुंह से मुंह विधि, और टेल टू टेल, टेल टू टेल। इस प्रकार से इन सबको क्या कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं दो भागों में बांटा, उनको अगेन दो भागों में बांटा, और जो दोहरी वाली है उसको अगेन दो भागों में बांट दिया। इसमें ये ज्यादा अच्छी मानी जाती है टेल टू टेल वाली, क्योंकि इसमें रोगों का संचार नहीं होता है, बस यही फायदा है इसका ज्यादातर। इसलिए यदि हम ये विधि डबल वाली में काम में ले रहे हैं तो टेल टू टेल ज्यादा जो है प्रेफर करते हैं, ज्यादा ये सिस्टम काम में लिया जाता है। अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं वापस से, यहाँ पर ये बातें हो गई। अब देखो एक एक जो स्ट्रक्चर है उनकी हम बात कर लेते हैं। अब इनके आपको नाम से ही पता चल जाएगा, जैसे कि मिल्किंग बार्न, जिसको हम कह रहे हैं दूध का खलियान, यानी कि दूध दोहने की जो जगह है उसकी बात है। तो यहाँ पर क्या काम होगा, पशु को मुख्य रूप से हम दूध दोहने के लिए लेकर आते हैं, यहाँ पर हम लाकर उसको आराम से उसका दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद में वापस उसको खुला छोड़ देंगे, या जहां पर वो रहता है वहां पर उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है ये जो जगह है मिल्किंग बार्न की जो जगह है उसकी बात है। खड़े होने की जगह की लंबाई लगभग इतनी रखी जाती है, खड़े होने की जगह की चौड़ाई जो है इतनी रखी जाती है। ठीक है, केंद्रीय मार्ग की चौड़ाई, चारा गली की चौड़ाई, और जो गटर की चौड़ाई होती है यानी कि जहां पर वेस्ट निकालते हैं उसकी, तो ये सारी क्या दे रखी है, माप दे रखी है। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद में आगे बात करते हैं काविंग पेन। काविंग पेन का अर्थ हो गया जहां पर पशु की प्रसव क्रिया होती है। ठीक है,
क्या होता है, प्रसव क्रिया होती है। इसको भी आप समझ जाओगे, प्रसव के लिए यानी कि जहाँ पर पशु का लगभग हम ये कहते हैं कि क्योंकि पहले ही किसान को पता चल जाता है, जो पशुपालक होता है उसको पता चल जाता है कि इस टाइम पर लगभग पशु में क्या देखने को मिलेगा, प्रसव देखने को मिलेगा। तो पहले ही उसको 2-2.5 घंटे या 3 घंटे से पहले उसको अलग कर लिया जाता है, ताकि पशु बेचैन ना हो, जो है वो चिंतित ना हो किसी प्रकार से, वो आराम से अपना जो प्रसव की क्रिया है वो कंप्लीट कर सके, कोई डिस्टर्ब ना करे उसको, इसलिए ये जगह रखी जाती है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है बछड़ों का जो बाड़ा है, उसकी बात कर लेते हैं। जो छोटे बछड़े हैं, क्योंकि ये साथ में रहेंगे, यदि माँ के साथ में रहेंगे तो दूध को जो है यूज कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, दूध को यूज कर लेंगे, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको अलग रखते हैं, जब उनका टाइम होगा तब उनको दूध पिलाएंगे, उसके बाद में वापस से उसको उसी वाली जगह पर लाकर उनको रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपके बछड़ों की जगह हो गई। इसके बाद में जब बछड़ों से थोड़े से बड़े हो जाते हैं पशु, ठीक है, तो यदि हमें पशु को पालना है तो उसको अलग रखना होगा, उसके लिए अलग से आहार देना होगा। तो वो सारे काम कहाँ होते हैं, आपके यंग जो स्टॉप है, हीपर शेड है, उसमें रखे जाते हैं। ड्राई एनिमल का अर्थ हो गया जिस टाइम पे पशु क्या नहीं कर रहा है, जिस टाइम पे पशु दूध नहीं दे रहा है, उसके लिए अलग से जगह रखी जाती है। ठीक है, फिर आ जाता है बुल शेड, यानी कि जो नर है उसके लिए अलग से जगह रखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो, कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, किसी सुविधा उपलब्ध होने पर सांड पालने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं, आजकल हम देखते हैं कि जो है गांवों में भी या शहरों में क्या होता है, वो सीमन वाली जो प्रोसेस है वो चलने लग गई है। यानी कि डॉक्टर आता है, गाय और भैंस में क्या देता है, सीमन देकर चला जाता है। इसका मतलब अभी जो नर है उसको पालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि कोई बड़ा फार्म है और उसमें प्रजनन का कार्य चल रहा है, या मान लो कोई अपनी नस्ल को बेकार नहीं करना चाहता है, मेंटेन रखना चाहता है, कोई विशेष नस्ल है उसके पास, तो वो क्या करता है, मेंटेन रखता है नर को। लेकिन आजकल ज्यादातर देखे नहीं जाते हैं कि नर भी कोई पाल रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी बड़े फार्मों पे हो सकता है। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान का आजकल क्या है, ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो कंपनियां सीमन बनाती है वो सीमन इस्तेमाल करते हैं और उसी के द्वारा प्रजनन करवाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसके बाद में बात कर लेते हैं अलगाव शेड। अलगाव शेड का अर्थ होता है जहां पर पशु को हम अलग रखते हैं, मुख्य रूप से बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पशु बीमार होगा तो उसकी बीमारी दूसरे पशुओं की लगेगी, उससे अच्छा है उसको पहले ही क्या कर दो, अलग कर दो। एक रूम में पर्टिकुलर अलग रूम रखा जाता है जहां पर उसका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद में जैसे ही वह स्वस्थ होगा उसको वापस से सभी पशुओं के साथ में क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे। क्वारंटाइन की बात करें तो वही 30 से लेकर 40 दिनों के लिए अलग रखना, बीमारी की पहचान करने के लिए या कोई और उद्देश्य हो तो उसके लिए। ठीक है, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट देख लेना, बाकी जो है इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। हाउसिंग ऑफ काल्व की बात कर लेते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, बछड़े होते हैं, उनका जो हाउसिंग, उनकी जगह है, क्योंकि दो प्रकार की विधियां होती है। हम ये कहते हैं कि जब भी छोटे बच्चों को पालना होता है, जो बछड़े हैं उनको पालना होता है, तो एक तो वीनियर होती है, यानी कि हम कहते हैं कि वैज्ञानिक विधि है, जिसमें क्या करते हैं, पशु को उसकी माँ के साथ में नहीं रखेंगे बछड़े को। ठीक है, और दूसरा है प्राकृतिक विधि से पालेंगे, यानी कि उसमें पशु को, जो बछड़ा है उसको माता के साथ में ही रखेंगे। तो दो प्रकार की विधियां हैं। इसमें हम ये कहते हैं यदि हमें अलग से रखना है तो उसका अलग से जो है शेड बनाना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर है कि हमें क्या करना है, अलग से शेड बनाना है, और उसमें बछड़ों के आवास की योजना डिजाइन का मुख्य उद्देश्य पशु चिकित्सा की सहायता के लिए आवश्यकता को कम करना, मृत्यु दर को घटाना, स्वस्थ बछड़ों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, सूखी बिछावन क्या क्या रखा जाता है उसमें, एक तो बिछावन रखी जाती है। ठीक है, संतोषजनक वेंटिलेशन, हवा आती रहनी चाहिए। ठीक है, पर्याप्त वायु स्थान, जो जगह है वो होनी चाहिए। ऊंचाई और स्थान की आपको ध्यान रखना है, और ऑल इन ऑल आउट सिस्टम, यानी कि सभी एक साथ अंदर आ सके, सभी बाहर जा सके, इस प्रकार की यह ऑल इन ऑल प्रणाली अपनाई जाती है। प्रत्येक बेच के बीच उचित सफाई और जो कीटाणु शोधन है वो आवश्यक होता है। ठीक है, बछड़ों के समूहों का उचित निर्धारण, यानी कि जो प्रॉपर ग्रुपिंग है वो भी की जाती है कि कौन कौन रहेंगे, कौन कौन नहीं रहेंगे। इस प्रकार से ये जो बछड़े हैं आपके, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है यह यहाँ पर आपका कंप्लीट भी हो जाता है। सर क्लासेज का टाइम टेबल कहाँ मिलेगा? अच्छा, नरेश जी कह रहे हैं सर क्लासेज का टाइम टेबल कहाँ मिलेगा। बिल्कुल नरेश जी, आपको क्लासेज का टाइम टेबल, देखो मैं जो है, क्योंकि कमलेश जी सर थोड़े से बिजी रहते हैं, इसके लिए हम जो है
कह सकते हैं कि हाँ उनको थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मेरा मैं बता दूं आपको, हम 3 बजे के बाद में क्लास लेते हैं फर्स्ट ईयर वालों की। ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों की बात करें आपकी, तो पहले हमारे सोयल साइंस चल रही थी, तब भी लगभग हम 3 बजे ही लिया करते थे। स्टार्टिंग में हम जो है 11 बजे के समथिंग लिया करते थे, लेकिन अभी का जो टाइम है, क्योंकि सेकेंड ईयर और ज्यादातर आपके जो थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं उनको पहले 1 से 12 बजे के बीच में या 12 के बाद में हम फ्री कर देते हैं, और 3 बजे से आपकी क्लास होती है। ठीक है, तो रोज आप 3 बजे जो है लॉग इन कर लिया करो, देख लिया करो, आपको यहाँ पर क्लास लगती हुई मिल जाएगी। 2-4 मिनट देरी हो सकती है, जैसे आज थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि सेकेंड ईयर वालों की क्लास चल रही थी, लेकिन आपकी लगभग 3 बजे के करीब आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यही बेस्ट शेड्यूल है। फिर भी मैं एक बार जो है शेड्यूल की आपको जो है अपलोड करवा दूंगा पीडीएफ, उसमें देख लेना। ठीक है, आई बात समझ में। यदि टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज आपको देखनी हो तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें जितनी भी चीजें हैं, देखो आवास वाले सिस्टम में जो रटने वाली चीजें है ना, स्पेसिंग एरिया, इनसे थोड़ा सा बचना, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। आवासिंग के जो सिस्टम है मैंने बताया, एक तो लूज वाला सिस्टम हमने देखा, फिर हमने दूसरा जो क्लोज वाला सिस्टम है वो देख लिया, बंद वाला देख लिया। ठीक है, बंद वाले में भी 2 देखे और उनके जो लाभ और हानियां है वो देख ली। इसके साथ में ही ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, आइसोलेशन रूम क्या होता है, जो बछड़ों वाला रूम है उसको क्या कहते हैं, ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है इसका आपको ध्यान रखना है। साइट सिलेक्शन में 5-6 चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे बिजली होना जरूरी है, जो ये आपका ये हम कहते हैं ना इसको, चारे की जगह होना जरूरी है, स्पेस होना जरूरी है, इसके साथ में पानी की उपलब्धता, लेबर की आने जाने की जो रास्ता है, मार्केट, ये होना जरूरी है आसपास में साइट सिलेक्शन करते समय। तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बन सकता है कि जब भी पशुओं का स्थान चयन करते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखते हैं। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें आपको लिख के आनी है, यही 5-6 पॉइंट है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पशुओं के आवास को समझाइए, और उसमें स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन बनता है तो ऐसे पूछ सकते हैं कि पशुओं के जो खुला आवास प्रणाली है उसको समझाइए, या कह सकते हैं पशुओं में बंद आवास प्रणाली को समझाइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बड़ा क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है, इसलिए टॉपिक को अच्छे से देखना है। आई होप आपको चीजें सारी समझ में आ गई होगी। और जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, इसमें देखो जो है कुछ स्पेसिंग की चीजें भी दे रखी है कि कितना स्पेस रिक्वायर, 2-3 टेबल आई थी, उनमें यदि आपको एक बार देख लेना, याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बेसिक चीजें हैं वो तो सारी आप देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।